नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी एम्परर चैनल पे। मेरा नाम आयुष चौधरी और आज हम क्विक अपडेट कवर करेंगे नए A23 के पेटिशन के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट पर सवाल उठाए गए हैं इस नए ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर, जो कि अभी लॉ बन चुका है। अब सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की भी मेरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से रीकैप के साथ। 22 अगस्त को इंडिया के प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद ये बिल जो लॉ बन चुका था, उस वजह से काफी सेक्टर्स और काफी इंडस्ट्रीज को नुकसान देखने को मिला। हमने बड़े बड़े कंपनीज को देखा, जैसे कि ड्रीम 11, MPL, फिर गेम्स क्राफ्ट, ऐसी सब बड़ी कंपनीज जिन्होंने हजारों करोड़ का अपना रेवेन्यू खो दिया। ये कंपनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रही, ये लॉ को अपोज क्यों नहीं कर रहे, चैलेंज क्यों नहीं कर रहे कोर्ट में? जबकि हेड डिजिटल वर्क्स, जो कि है पेरेंट कंपनी A23 का, और A23 के अंडर रमी और पोकर जैसी गेम्स आती हैं, तो इस कंपनी ने सबसे पहला पिटीशन फाइल किया कर्नाटका हाई कोर्ट में, ये पॉइंट रखते हुए कि हमारी गेम जो है वो स्किल बेस्ड गेम है और उसे बदनाम किया जा रहा है, उसे क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उसको मिलाया जा रहा है उन गैम्बलिंग गेम्स के साथ। A23 का यह भी कहना है इस अचानक बैन से ना ही सिर्फ हमारे रेवेन्यू पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो यूजर्स हैं, करीब से करीब 70 मिलियन यूजर्स हैं इनके, इन सभी के डेली इनकम पर भी असर पड़ रहा है। तो यही सब चीजें और कुछ और पॉइंट्स भी थे जो A23 ने अपने पिटिशन में इंक्लूड किए थे, और 30 अगस्त की हियरिंग में ये सब कुछ डिस्कस हुआ था जजेस के सामने। तो कोर्ट ने सबसे पहली तारीख पर क्या किया और क्या नहीं किया। सबसे पहले A23 की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इस लॉ पर स्टे लाएं। अब स्टे अगर आ जाता ना, तो कुछ ऐप्स पर आपको पेड कॉन्टेस्ट भी देखने को मिलते हैं, बट स्टे नहीं मिला कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि 8 सितंबर के पहले आपको इस पिटीशन में जो भी चीजें पॉइंट आउट की गई हैं, जो भी सवाल हैं, उन सब के आपको जवाब देने पड़ेंगे 8 सितंबर के पहले। अब देखो, इस लॉ को लेकर काफी सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से लेकर हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी बातें कही हैं। और सच बात तो ये भी है, और आप भी अग्री करोगे, कि आप जिस भी एक्सपर्ट को इस चीज पर बात करते हुए देखोगे, तो एक चीज वो बोलते हैं कि ये अचानक ब्लैंकेट बैन जो है, इस वजह से ना फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसके पॉजिटिव्स कम है लेकिन नेगेटिव्स ज्यादा है। और सिर्फ एंटरप्रेन्योर या फिर कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि तमिलनाडु के IT मिनिस्टर, उनका कहना था ये लॉ जो है ये एक कलरेबल लेजिस्लेशन है और फेडरल ओवररीच है। ये दोनों शब्दों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। कलरेबल लेजिस्लेशन मतलब एक ऐसा लॉ जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए, ठीक है, लॉ के हिसाब से देखा जाए तो वो सही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस तरीके से बनाया गया ना ताकि वो एक चीज को टारगेट करे। मतलब एक धमकी या फिर एक ऑर्डर जो है उसको लॉ का कवच दिया गया है, कवर दिया गया है, तो वो बाहर से आपको सही दिखेगा और लीगली भी एकदम परफेक्ट लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पार्टी का शायद फायदा हो रहा है या फिर किसी का नुकसान हो रहा है। तो वो हो गया आपका कलरेबल लेजिस्लेशन। और फेडरल ओवररीच मतलब ये जो लॉ है, ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने पास किया, बट देखा जाए गैम्बलिंग के टैक्सेस, फैंटेसी के थोड़े बहुत कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें जो टैक्स उनकी तरफ से भरा जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाता है, और उनके ऊपर क्या कंट्रोल होगा, क्या रेगुलेशंस होंगे, ये स्टेट का काम रहता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। और आपने भी देखा होगा भाई कि इंडिया के सारे स्टेट्स में फैंटेसी थोड़ी चलता है। साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जहां पर फैंटेसी जब चल रहा था तभी भी अलाउड नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि फैंटेसी हमारे स्टेट के लोगों ने खेलना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये स्टेट का डिसीजन रहता है कि हमारे स्टेट में फैंटेसी चलेगा या फिर गैम्बलिंग चलेगी या फिर कसिनोस चलेंगे, ये उनका डिसीजन रहता है। और एक चीज मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, लोकसभा में ये बिल पास हुआ, फिर दूसरे दिन राज्यसभा में, तीसरे दिन प्रेसिडेंट असेंट मिला, ये सब कुछ हो गया, लेकिन ना ही कोई एक्सपर्ट को कंसिडर किया गया, ना कोई स्टेक होल्डर की मीटिंग रखी गई, ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पूछा गया, कुछ भी नहीं, सीधा ऑपरेशन चालू कर दिया और खत्म भी कर दिया। और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है, बहुत सारे जॉब्स खतरे में आ गए, और बहुत नुकसान हुआ है हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर का। अब देखो, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, और भी थोड़ा नुकसान होना बाकी है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण है हमारे पास, और वो ये कि 8 सितंबर को एक और हियरिंग होने वाली है दोपहर को 2:30 बजे। उस दिन हमको पता चलेगा कि क्या डिसीजन होने वाला है कर्नाटका हाई कोर्ट का, या वो फैंटेसी की फेवर में हो या वो उनके अगेंस्ट हो।
वो जो कुछ भी हो हमको उस दिन पता चल जाएगा। अब काफ़ी लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो आखिरी तारीख रहेगी, लेकिन मैं तो चलो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है ये सिर्फ एक अगली तारीख है, एक और नई तारीख आएगी और तारीख पर तारीख। बट लकीली 8 सितंबर को अगर फाइनल ऑर्डर मिल जाता है और हमें पता चलता है कि यार हाँ फैंटेसी फिर से रिवाइव होने वाला है, तो ठीक है। अगर फैंटेसी नहीं रिवाइव होगा, वो डेड ही रहेगा, उसके बाद A23 का क्या स्टेप रहेगा, वो चीजें हमको पता चलेंगी, तो यार एटलीस्ट हम मूव ऑन भी कर पाएंगे। देखो, होप नहीं हारना है, भरोसा रखना है, देखते हैं 8 तारीख तक क्या होता है, और होपफुली ये चीजें सॉर्ट हो जाए भाई। फुल एंड फाइनल चीजें हो जाती है ना, तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। मैं तो यही चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करते हो जाना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिन्हें अभी तक ये अपडेट नहीं मिला हो, और मेरे अगले अपडेट्स भी आपको अगर जानने हैं तो सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि तभी आपको टाइम टू टाइम वो सारे अपडेट्स, वो सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, एंड दैट्स इट। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। Thank you so much दोस्तों for watching till the end, and I'll see you in the next one. Bye bye and take care. चलो।